प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेज नेपाल संबंध का चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने किया था कि जब अंग्रेज़ों ने नेपाली क्षेत्र में जाकर के कुछ थाने, कुछ चौकियां बना ली, सुरक्षा चौकियां, तो नेपाली इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेजी जो सुरक्षा चौकियां थीं उन पर हमला करके फिर से कब्जा कर लिया और यहाँ से दोनों पक्षों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1814 मई जून का महीना। हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो था उसने युद्ध की जो रणनीति बनाई, 700 मील लंबी जो बाउंड्री ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में थी, अंग्रेज़ों ने उस पे 5 मोर्चों से अटैक किया। नेपाल को 5 तरफ से उन्होंने आक्रमण किया और लगभग 30,000 सेना रही, जबकि नेपाल बड़ी मुश्किल से 12,000 सेना वो इकट्ठी कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों को खूब छकाया, क्योंकि अंग्रेज़ जो सीधे मैदान के जो युद्ध थे या जो समुद्र के युद्ध थे उनमें तो पारंगत थे, लेकिन यहाँ जो ये पहाड़ी है एरिया था और रास्ते बड़े वो पहाड़ों में जैसे रास्ते होते, तंग रास्ते थे और अंग्रेज इसके अभ्यस्त नहीं थे। दूसरी तरफ यदि गोरखों की बात करें, नेपालियों की बात करें, तो वे इसके अभ्यस्त थे और उनकी जो युद्ध तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, जो रणनीति थी, जो रणनीति ज़्यादा अच्छा शब्द है विद्यार्थियों, नेपालियों की जो रणनीति वो छापामार युद्ध की थी। तो वो छापामार युद्ध अंग्रेज जो है उसके आगे टिक नहीं सके। 24 अक्टूबर 1814 में मतलब पूरी तरह युद्ध प्रारंभ हो चुका था। मेरठ से चलकर जिलेप्सी की अधीनता में एक अंग्रेज सेना 24 अक्टूबर 1814 को देहरादून पहुंची और फिर विधिवत रूप से उन्होंने 1 नवंबर 1814 को युद्ध की घोषणा कर दी। जून 1814 में जो हुआ था वो नेपाली सेना ने अंग्रेजी चौकियों पर आक्रमण करके एक प्रकार से वहां उन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी रणनीति की बनाई और फिर 5 मोर्चों से उन्होंने अपनी जो है सेनाएं आगे बढ़ाई। पहला आक्रमण देहरादून के पास कलंगा के छोटे दुर्ग पर मेरठ से आई सेना ने किया, किंतु दुर्ग 30 नवंबर को तभी हाथ आया, 30 नवंबर 1814 को दुर्ग पर उनका अधिकार हो सका, क्योंकि पानी का अभाव हो गया दुर्ग में और जो सेनापति बलभद्र सिंह वो फिर अपने 70 सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर निकल कर आए और पास की जो पहाड़ियाँ थीं उनमें वो चले गए। जाते हुए बलभद्र सिंह ने कहा, तुम दुर्ग विजयी नहीं कर सके, किंतु मैं अपनी इच्छा से दुर्ग छोड़ता हूँ। ये उस सेनापति ने अंग्रेजों को कहा। ये जो कलंगा का ये जो दुर्ग है
ये जो किला है, यहाँ की जो इस नेपाली औरतें थी, उन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। जनरल जिलेप्सी गोरखों की गोली का शिकार हो गया। तो ये नेपाली जो औरतें थीं, उन्होंने भी युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लुधियाना से आई आक्टरलोनी की सेना, जिसका हमने पिछले व्याख्यान में जिक्र किया था, वो जो आक्टरलोनी की जो सेना थी, 2 छोटे पहाड़ी दुर्ग जीतने के बाद नवंबर 1814 से अप्रैल 1815 तक उसको गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से युद्ध लड़ना पड़ा। अमर सिंह थापा ने रामगढ़ दुर्ग की पूरी रक्षा की और अंग्रेजी फौज को पराजित किया। गोरखा सेनापति ने संभवतः धन व जन के अभाव के कारण हारे हुए अंग्रेजों पर हमला नहीं किया, अन्यथा यहां अंग्रेजों की बड़ी दुर्गति हो सकती थी। पूर्व में मेजर लैटर अपने षड्यंत्रों में सफल रहा। और उसने सिक्किम के राजा को अपनी तरफ मिलाकर मोरांग के जिले पर अधिकार कर लिया। क्योंकि इसको जो टास्क मिला था, यही मिला था मेजर लैटर को। कल हमने किया था कि सिक्किम के राजा को नेपाल के चंगुल से छुड़ा करके और उसको अपनी तरफ मिलाना है। वो कार्य उसने कर दिया, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ सका। कुमायूं और गढ़वाल में अंग्रेजों ने रिश्वतें देकर वहाँ के ठाकुरों और इतना ही नहीं, प्रजा में भी धन बांटा, उनको अपनी तरफ मिला लिया। और इस प्रकार मुर्शिदाबाद और बनारस के मोर्चों पर अंग्रेज काफ़ी तोड़ फोड़ और फूट डालने में सफल रहे। मार्लो और वुड जो अंग्रेज सेना नायक काठमांडू की तरफ बढ़ने लगे। गढ़वाल और कुमायूं जो कि नेपाल में सबसे उपजाऊ प्रदेश थे, वे अंग्रेजों के हाथ में आ गए। धन का लोभ देकर अंग्रेजों ने बहुत से गोरखों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। स्थिति बहुत विषम हो गई, क्योंकि नेपालियों को भीतरघात का सामना करना पड़ा और अपनी लगभग 700 मील लंबी सरहद की रक्षा करनी पड़ी, जबकि उनकी सेना अंग्रेजी फौजों की सेना के आधे से भी कम थी। इस पर भी जितनी बार और जहां-जहां नेपालियों में खुला युद्ध हुआ, नेपालियों ने वीरता और युद्ध कौशल दोनों में अंग्रेजों से बढ़कर सिद्ध हुए, युद्ध में भी और वीरता में भी, जहां भी आमने सामने हुए। और हर संग्राम में अंग्रेजों को जिल्लत के साथ पीछे हटना पड़ा। नेपालियों की वीरता और युद्ध कौशल के बावजूद उनकी पराजय इसलिए हुई कि अंग्रेजों की कूटनीति बहुत परफेक्ट थी और धन का लोभ, नेपालियों की कमजोरी जो एक उनके पकड़ में आ गई, तो इस कारण अंग्रेज नेपालियों से भारी पड़े। अब तक
दोनों जो पक्ष हैं वो थक चुके थे और दोनों ही सुलह चाहते थे। जून 1815 में युद्ध लगभग बंद हो गया। नेपाल के महाराजा ने अपने कुल पुरोहित गुरु गजराज मिश्र को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर ब्रैडशाह के पास सुलह की बातचीत के लिए भेजा। ब्रैडशाह ने गवर्नर जनरल की आज्ञानुसार जो शर्तें पेश की उन्हें स्वीकार करना किसी भी स्वाभिमानी शासक के लिए संभव नहीं था। किंतु महाराजा नेपाल युद्ध से थक चुका था। जब महाराजा ने कहा कि शर्तों पर पुनः विचार करें तो गवर्नर जनरल ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल नेपाल की कमजोरी को समझ चुका था और चारों ओर सरहद पर अंग्रेजी फौजें बढ़ा दी। सेनापति अमर सिंह थापा ने महाराजा नेपाल को सलाह भी दी कि अंग्रेजों पर किसी प्रकार का विश्वास न किया जाए। नेपाल के सामंतों के साथ साजिशें करके ये लोग सदैव नेपाल को निर्बल करने के प्रयत्न करते रहेंगे। ये बात सेनापति अमर सिंह थापा ने कही। काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट को स्थायी तौर पर रहने की इजाज़त देना अत्यंत खतरनाक था। विद्यार्थियों, पीछे भी हमने अंग्रेज़ों का कई स्टेट्स के साथ में हमने उनका टकराव भी और फिर संधियां भी हमने पढ़ी हैं। अंग्रेज जब संधि करते थे तो उसमें एक कंडीशन उसकी यह रहती थी कि उनका रेजिडेंट संबंधित राज्य की राजधानी में रहेगा। अब वो रेजिडेंट आराम से नहीं रहता था वहां पर। वो रेजिडेंट केवल राजदूत नहीं था, वो रेजिडेंट वहाँ के जो राज्य था उस राज्य के प्रशासनिक तमाम, चाहे विदेश नीति हो, चाहे गृह नीति हो, चाहे नियुक्तियाँ हो, चाहे पद मुक्तियाँ हो, चाहे टैक्स की दरें डिसाइड करना हो, चाहे व्यापार की बात हो, तमाम चीज़ों में रेजिडेंट हस्तक्षेप करता था। और इतना ही नहीं, उनके यहाँ उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, सेनापति कौन होगा, ये सब डिसाइड वो रेजिडेंट करता था। अमर सिंह थापा ने अपने राजा को कहा कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब अंग्रेज रेजिडेंट को वो अमर सिंह थापा समझ रहे हैं खतरनाक है। इससे धीरे धीरे नेपाल के ऊपर एक यूँ कहे कि सब्सिडियरी सेना का लादा जाना और अंत में नेपाल का पराधीन हो जाना अनिवार्य हो जाएगा। अब अमर सिंह थापा बिल्कुल सही सलाह दे रहा था, क्योंकि फिर जहाँ भी ये अंग्रेज रेजिडेंट रख रहे थे फिर साथ में एक अपनी सेना रखते थे। सेना अंग्रेज की सेना खर्चा वो राज्य देगा, और ये जो सेना थी, ये सेना जिस राज्य के खर्चे पे रखी जा रही है रेजिडेंट के पास में, उसी राजा के खिलाफ, उसी की प्रजा के खिलाफ इस सेना का प्रयोग किया जाता था। ये अमर सिंह थापा ने ये सारी बात समझाई। उसने सेनापति अमर सिंह थापा ने, मैं थोड़ा सा पीछे से विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह थापा के स्टेटमेंट को पुनः दोहरा रहा हूँ। अमर सिंह थापा ने अपने महाराजा को कहा कि अंग्रेजों पर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेज नेपाल के सामंतों के साथ
साजिश करके नेपाल को निर्बल बना देंगे। काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट को स्थायी तौर पर रखने की इजाज़त देना भी खतरनाक है। और फिर अमर सिंह थापा ने कई उदाहरण दिए, जिसमें उन्होंने मैसूर रियासत का उदाहरण दिया, भरतपुर का दिया, कि कैसे अंग्रेज जो है फिर वहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो अमर सिंह थापा तो युद्ध करने के पक्ष में था, लेकिन जो महाराजा है वो संधि करने के पक्ष में था। गवर्नर जनरल की अपमानजनक शर्तों और नेपालियों के आत्मसम्मान में टक्कर बनी रही और लगभग 7 माह है वो शांति बनी रही। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।